हेलो एवरीवन, दिस इज सौमित्र पांडे और आपका स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज मेक इट इजी #ERP में। आज का वीडियो पूरी तरीके से CSV2 के एंड सेम एग्जाम पर ओरिएंटेड है और आज हम CSV2 सिलेबस के हिसाब से ERP की जो यूनिट 1 है उसमें एंड सेम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो इनमें जो क्वेश्चंस दिखाए गए हैं वो पिछले पेपर्स का एनालिसिस करके ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट निकाली गई है जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा क्वेश्चंस और टॉपिक्स पे जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये ERP की यूनिट 1 के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं और यदि स्पेसिफिकली बोला जाए तो 7 या 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 6 टॉपिक्स में से आते हैं। टॉपिक्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं: प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BPR विद एग्जांपल एंड कंसेप्चुअल मॉडल, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ERP, डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग एंड OLAP। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं के वेरिएशन और कॉम्बिनेशंस में आते हैं। तो चलिए सीधा टॉपिक्स पे चलते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली ये दो टाइप के पूछे जाते हैं। या तो वो बोलता है कि एक्सप्लेन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट विद एग्जांपल और एक्सप्लेन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट विद अ ब्लॉक डायग्राम। तो यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम इसे 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसमें पहला पार्ट डेफिनेशन का रहेगा, दूसरा पार्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का जो स्कोप रहता है, तीसरा फंक्शन और चौथा अपन बेनिफिट्स या एडवांटेजेस लिखेंगे। और इसके साथ हम क्वेश्चन के हिसाब से यदि ब्लॉक डायग्राम पूछेगा तो वो बनाएंगे, नहीं तो हम एग्जाम्पल देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता क्या है। इसकी बुकिश डेफिनेशन पे चलते हैं। इट इज़ अ बिजनेस सिस्टम और अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट of all the record of a product through its life cycle from concept to design to production to maintenance or from inception to disposal। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे कि हमारी एक ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है, जब हम पैदा होते हैं हमारा बर्थ होता है, फिर हम एक बेबी रहते हैं, फिर हम टीन एज में जाते हैं, फिर उसके बाद हम यंग एज में जाते हैं, फिर मिडिल एज में जाते हैं, फिर ओल्ड एज में जाते हैं। तो ये हमारी लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस हैं। वैसे ही एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में भी बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। जैसे कि पहले वो एक कंसेप्ट रहता है, फिर वो एक डिज़ाइन में तब्दील होता है, फिर वो रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, फिर इंटरमीडिएटरी स्टेज होता है, फिर एंड प्रोडक्ट आता है, सबसे आखिरी में एंड प्रोडक्ट आता है। तो ये एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का काम होता है प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना और उनको एक्सेस देना। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है? प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके डिफरेंट स्टेजेस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने लोग हैं प्रोडक्ट उनकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने मशीनरी या इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्नोलॉजी है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बेसिकली इन रिकॉर्ड्स को मैनेज करता है। तो यदि डेफिनेशन अपन लिखते हैं तो इसमें डेफिनेशन के अंडर अपन 2 पॉइंट्स लिखेंगे तो बहुत है एग्जाम में। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया जो अभी अपन ने रीड किया, और दूसरा पॉइंट जो अच्छा है लिखने के लिए एग्जाम के हिसाब से वो ये है: इट प्लेज अ वाइटल रोल और अ बैकबोन बाय इंटीग्रेटिंग डेटा, ह्यूमन स्किल्स एंड बिजनेस प्रोसेसेस। एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो है वो ERP के साथ इंटीग्रेशन में काम करता है। तो बेसिकली इस टाइप की जितनी प्रोसेसेस है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हो जाए या सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाए, ये सब ERP के साथ इंटीग्रेशन में ही काम करते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, इट इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन सच एज कैटलॉग्स, कस्टमर फीडबैक, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, शेड्यूल्स एक्सेट्रा। जैसा कि अपन देख सकते हैं कि ये जितना भी डेटा है ये पूरा प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जो प्रोडक्ट जब एंड प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो कस्टमर फीडबैक आता है, वो भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट उसे भी मैनेज करता है। एंड ये जो मैंने जो पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को यदि आप एग्जाम में ना लिखें तो भी चलेगा। ये बेसिकली जो ब्लॉक डायग्राम हम लेंगे आखिरी में उसको एक्सप्लेन करने के काम आएगा, और यदि ये एग्जाम में याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे ज़रूर मेंशन करिएगा। तो देखिए, अब अपन इसकी दूसरी हेडिंग में चलते हैं जो कि है स्कोप। स्कोप मतलब ये किस तरीके का डेटा रखता है। तो इट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंसेप्ट एंड डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। सही बात है, कंसेप्ट और डिज़ाइन भी प्रोडक्ट का एक स्टेज ही है। उसके बाद इट मैनेजेस ऑल द रिक्वायर्ड टूल्स, it manages all other items required for tooling, inspection and maintenance of the product.
जितने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है। इट हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉ मटेरियल्स एंड ऑल्सो द बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है कि ये रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है कि कितनी इन्वेंटरी है, किस टाइप की इन्वेंटरी है, जिसके हिसाब से हम मतलब वो उतनी इन्वेंटरी कितना प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट बनाने के काम आएगी। एंड ये जो पॉइंट है, इट इज़ बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन दैट अफेक्ट्स प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन प्रोसेसेस बिटवीन प्रोडक्ट स्टेक होल्डर्स, मार्केटिंग टीम एंड फील्ड सर्विस। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है एग्जाम में लिखने के लिए। एंड ये जो आखिरी पॉइंट है, यदि आपको एग्जाम में शॉर्ट में लिखना हो तो ये पॉइंट जरूर इंक्लूड करिएगा, वॉज इंट्रोड्यूस इन अर्ली डेज इन इंडस्ट्रीज हैविंग हजार्डियस कंपोनेंट्स लाइक न्यूक्लियर एक्सेट्रा। बिकॉज जो इस तरीके की सेंसिटिव इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा का बहुत ज़्यादा उनमें प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि वो सीधा सीधा प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड जितने भले उसके एम्प्लॉयज़ हो या कस्टमर हो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखता है। वो मतलब वो इन्फॉर्मेशन उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखने के काम आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ इसका फंक्शंस में चलते हैं। तो जैसा कि अभी तक अपन ने स्कोप और डेफिनेशन में बात करी, फंक्शन इसका हो गया लाइफ साइकिल डेटा, उसके जितना भी प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट टू मैनेज डेटा लाइक बिल्स ऑफ मटेरियल, रिसोर्स डेटा, मार्केटिंग डेटा, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना डेटा है उसकी लाइफ साइकिल में वो इसमें रहता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, अब सीधी सी बात है, यदि आपके पास प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर ही पाएंगे। उसका लाइफ साइकिल कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिंग प्रोसेसेस फॉर इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो यदि आपके पास डेटा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, तो आप कोलैबोरेशन भी कर पाएंगे। कोलैबोरेशन ऑफ द प्रोसेसेस, मतलब सीधी सी बात है, आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं उन सब का कोलैबोरेशन भी इसके थ्रू हो पाएगा। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस, यदि आपके पास पूरा डेटा है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप एक बहुत ही कस्टमर सेंट्रिक और बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है एग्जाम में लिखने के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि ये जो अपन ने फंक्शन में जो पॉइंट देखा था कि हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ वाला, तो ये उसके साथ जाता है कि ये जो है ये इंश्योर करता है, ये पॉइंट कि मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जो इंडस्ट्री है या जो प्रोडक्शन है, it is in accordance with the government policies and also ensures the safety of the employees and the customers। तो अभी जैसे अपन ने इसके फंक्शंस में कितने 5 या 6 पॉइंट लिए होंगे, तो इसमें से आप 3 या 4 भी यदि एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत है। नाउ इसके बेनिफिट्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट, सीधी सी बात है, यदि आपके पास कस्टमर फीडबैक है तो आप उस हिसाब से कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट तो बनाएंगे ही। एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ये भी सही है। न्यू मार्केट डेवलपमेंट, शॉर्टर टाइम टू मार्केट, लोअर प्रोडक्ट कॉस्ट, लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट। तो बेसिकली देखा जाए, यदि ईआरपी में मैं बात करूँ यूनिट 1 में, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर आंसर के साथ फिट बैठते हैं। मतलब आप कोई भी प्रोसेस ले लें, उसके एडवांटेजेस में ये 2-3 पॉइंट्स हर जगह फिट बैठ ही जाते हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बिजनेस, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। तो ये 2-3 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आप किसी भी आंसर में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये रहा ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम मैंने भी नेट से लिया, जिसका लिंक दिया हुआ है। एंड क्योंकि मुझे ये किसी बुक में नहीं मिला तो मैंने भी इसे नेट से कॉपी किया है। तो आप देखिए, जो मैंने उस समय EOL, BOL और MOL वाली बात करी थी, तो PLM जो है इस ब्लॉक डायग्राम में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें बेसिकली PLM किसके, मतलब PLM के आजू बाजू कौन सी चीज़ें घूमती हैं। तो PLM के आजू बाजू ये सब क्या है, कंसेप्ट, डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप, लॉन्च, मैन्युफैक्चर, ये सब प्रोडक्ट के स्टेजेस हैं। तो ये स्टेज वाइज कैटेगराइजेशन है, BOL, MOL, EOL, बस यही है। तो यदि आपको PLM को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना हो तो आप इस डायग्राम को ले सकते हैं। PLM और इस डायग्राम को बनाना कुछ नहीं है। PLM और PLM कौन कौन सी चीज़ों को मैनेज करता है, प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टेजेस को मैनेज करता है, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है। तो ये आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम यदि एग्जाम में आते हैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, तो हम इसमें एडिडास का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एडिडास जैसा कि हम जानते ही हैं और हमने यूज़ भी किए होंगे कई बार इसके प्रोडक्ट्स, ये रेगुलर कस्टमर के लिए भी प्रोडक्ट बनाता है और एथलीट्स के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाता है। तो देखिए, एडिडास जब एडिडास ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का यूज़ नहीं किया था, तो उसके सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से आइसोलेटेड थे, जिसकी वजह से सब डिपार्टमेंट्स में कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा था। एंड जो आखिरी लाइन है, रिजल्टेड इन अ लैक ऑफ शेयर प्रोडक्ट नॉलेज। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो नॉलेज है
सीधी सी बात है, यदि कोलैबोरेशन नहीं होगा तो सबका अपना अपना डेटाबेस होगा, और प्रोडक्ट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है हर डिपार्टमेंट के पास, वो शेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 2006 में एडिडास ने रीबॉक को एक्वायर किया और उसकी पीएलएम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्वायर किया। इससे क्या हुआ कि एडिडास का एक ही सेंट्रलाइज डेटाबेस बना, जिसमें सब डिपार्टमेंट्स तो कनेक्टेड थे ही थे, और साथ में जो इसका जो नेटवर्क था, कस्टमर नेटवर्क था, वो भी कनेक्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ कि एडिडास वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग अ कस्टमर सेंट्रिक मोर कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स, एंड मतलब ये उसी के एडवांटेजेस है। ऑल्सो क्रिएटेड वॉज अ कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म अक्रॉस कंट्रीज एंड रीजन्स विच हेल्प रिड्यूस प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल टाइम्स। सो ये अपन ने जाना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में। अब अपन सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी बुकिश डेफिनेशन देखे जाए तो SCM इज द सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि सप्लाई चेन का मैनेजमेंट। अब पहले अपन ये जानते हैं कि सप्लाई चेन क्या होती है। सप्लाई चेन इज द कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविटीज and technologies involved in the manufacture and sale of a product or service। तो देखिए सप्लाई चेन मतलब किसी चीज़ का सप्लाई हो रहा होगा, मतलब सप्लाई का मतलब होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी चीज़ का फ्लो हो रहा होगा। किसका फ्लो होता है इंडस्ट्री में? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन में क्या कौन कौन से लोग होते हैं सप्लाई चेन में? जैसा कि अभी हमने देखा, कनेक्टेड नेटवर्क है वो इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ का। तो सप्लाई चेन में जो है इंडिविजुअल्स होंगे। इंडिविजुअल्स में कौन कौन आ गया? एम्प्लॉयज़ आ गए, कस्टमर्स आ गए। ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन होंगे? थर्ड पार्टी हो गई ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्सेज जो रॉ मटेरियल अपन यूज़ कर रहे हैं या मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, और रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। तो ये एक सप्लाई चेन बनाते हैं मिलके, और इनका मैनेजमेंट करने का काम है। इनका मैनेजमेंट कौन करता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इट इज़ द सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या काम होता है? इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को लाने से लेकर इस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, और फाइनल प्रोडक्ट का कस्टमर की डोर तक पहुंचने तक, ये इन सब में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन होता है। एंड इसकी सेकंड डेफिनेशन जो है, आप वैसे एग्ज़ाम में फर्स्ट डेफिनेशन लिखिएगा क्योंकि ये शॉर्ट है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। बाकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एंड एक्टिविटी ऑफ सोर्सिंग द रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स एंड एंटरप्राइज नीड्स टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड डिलीवर दैट प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। तो जैसा कि मैंने बोला, रॉ मटेरियल्स से लेकर एंड प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट की डिलीवरी तक। नाउ इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या एम है, मतलब वो क्यों यूज़ किया जाता है? अफेक्टिव सप्लाई चेन सिस्टम्स हेल्प बोथ मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स टू रिड्यूस द एक्सेस इन्वेंटरी। देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो बेसिक एम है या जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें बोलना चाहिए वो यही है कि हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जब हम यूज़ करते हैं तो हम उतनी ही इन्वेंटरी, मतलब हमारा इन्वेंटरी वेस्टेज कम होता है, हमारा रॉ मटेरियल वेस्टेज कम होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि जितनी कस्टमर डिमांड है हम उस हिसाब से प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ SCM, ये आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, लिंक में मैं इसका लिंक दूंगा, तो आप उससे सीधा इसको रीड कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब जैसे अपन इस पॉइंट पे चलते हैं, द गोल ऑफ SCM सॉफ्टवेयर इज़ टू इम्प्रूव सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। द टाइमली एंड एक्यूरेट सप्लाई चेन इन्फॉर्मेशन अलाउज मैन्युफैक्चरर्स टू मेक एंड शिप ओनली एज मच प्रोडक्ट एज दैट कैन बी सोल्ड। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। नाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यदि हमें यदि ये 7 या 8 मार्क्स में आता है तो हमें इसे एग्जांपल के साथ तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, और इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल है किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी का। और जैसे ही अपन एग्जांपल की बात करेंगे तो यदि अभी तक आपको क्लियर नहीं भी होगा इसका कंसेप्ट, तो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जैसे अपने प्रेजेंटेशन में अमेज़ॉन का एग्जाम्पल लिया, किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए अमेज़ॉन का काम क्या है अपन जानते ही हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी है इंडिया की, क्या वर्ल्ड की। एंड अमेज़ॉन काम कैसे करता है? अमेज़ॉन का अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। अमेज़ॉन अलग अलग लोगों से प्रोडक्ट मंगवाता है, उन्हें अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करता है और उनको लोकेशन वाइज डिलीवर करता है। तो
अमेज़ॉन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूज़ कैसे करता है? नाउ अमेज़ॉन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूज़ ऐसे करता है कि अमेज़ॉन के साथ ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें कोई भी आके प्रोडक्ट बेच सकता है। मतलब आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो इससे बहुत सारे छोटे-छोटे रिटेलर्स एसोसिएटेड होते हैं। नाउ अमेज़ॉन क्या करता है, उनसे सामान खरीदता है, उनसे सामान डिलीवर करा के वो अपने वेयर हाउसेज़ में रखता है, अपने वेयर हाउस और अपने वेयर हाउसेज से रख के वो लोकेशन वाइज डिलीवर करता है न। तो उसके उसने यहाँ पर सबसे अच्छे काम क्या करता है वो, कि उसके जो वेयर हाउसेज पे बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया है उसने। वेयर हाउसेज में टेक्नोलॉजी को और ऑटोमेशन को इतना बढ़ावा दिया है, वो भी मतलब वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। उसने अपने वेयर हाउसेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑटोमेटेड बनाया है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो उसने किया है वो है डिलीवरी सर्विसेज में। तो ये उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बहुत ही बेहतरीन बनाता है, क्योंकि वो आपको 20 जैसे उसकी जो सर्विसेज हैं 24 आवर, जैसे अमेजॉन प्राइम अपन यूज़ करते हैं 24 आवर्स के अंदर वो डिलीवरी देता है। तो इस तरीके से उसने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेहतर बनाया है। कैसे बेहतर बनाया है? एक तो इन्वेंटरी मतलब एक तो वेयर हाउसेज में इन्वेस्ट करके, दूसरा डिलीवरी सर्विसेज में इन्वेस्ट करके। तो ये अपन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अपन ने एग्जांपल लिया अमेजोन के थ्रू। एंड किसी भी ई कॉमर्स कंपनी का आप एग्जाम में एग्जांपल लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब बेस्ट मेरे हिसाब से बेस्ट होते हैं ई कॉमर्स कंपनी का एग्जांपल लेना। नाउ बेनिफिट्स आता है, तो बेनिफिट्स तो अपन देख ही चुके हैं। ग्रेटर एफिशिएंसी है, वही रिडक्शन इन द कॉस्ट है, और रिडक्शन इन द कॉस्ट के साथ साथ इंक्रीज ऑप्टिमाइजेशन है, इन्वेंटरी का वेस्टेज नहीं है। वही सब पॉइंट्स हैं, तो आप सीधा इन्हें डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हैं। इनमें एक्सप्लेन करने लायक ऐसा कुछ नहीं है। तो ये था दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो बीपीआर के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 या 3 टाइप से आते हैं। पहला तो एक तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि एक्सप्लेन बीपीआर विद एन एग्जांपल। नाउ एक क्वेश्चन ये हो गया कि एक्सप्लेन बीपीआर एंड इफ यू आर अ मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देन व्हाट प्रॉब्लम्स यू विल फेस इन इम्प्लीमेंटिंग बीपीआर। तो ये और बीपीआर के आने के चांस काफ़ी रहते हैं एग्जाम में, और ये एक लंबा टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए इसको जानते हैं। इसके बुक की डेफिनेशन क्या कहती है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज द रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स इन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स लाइक क्वालिटी, आउटपुट्स, कॉस्ट, सर्विस एंड स्पीड। तो ये तो बुक की डेफिनेशन हो गई। अब रेडिकल रीडिज़ाइन क्या होता है? रेडिकल मतलब होता है पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा ही रीडिज़ाइन कर देना। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ चेंजेस करना, पूरी 180 डिग्री ही उसको पलट के रख देना। तो ये होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो इसको मैं आपको सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो, और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता है या मार्केट में इतना कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाता है, तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को अप्लाई करता है। और वो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को कैसे अप्लाई करता है? वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऐसी प्रोसेसेस को सेलेक्ट करता है जिनको कि री इंजीनियर किया जा सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सभी प्रोसेस को कभी री इंजीनियर नहीं कर सकता, मतलब वो लॉजिकली भी फिजिबल नहीं है। तो वो कुछ ऐसी प्रोसेसेस को री इंजीनियर करता है और उन्हें चेंज करता है जिससे फिर उसको अपने गोल अचीव कर सके वो। नाउ यदि ये क्वेश्चन आता है तो इसको 2 से 3 हेडिंग में लिखना है। पहले तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, उसके बाद इसमें स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट है, उसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं, एंड देन इसमें कंसेप्चुअल मॉडल भी पूछता है कई बार। तो ये इसका थर्ड टाइप का क्वेश्चन यही हो गया कि एक्सप्लेन बीपीआर विद एन कंसेप्चुअल मॉडल। तो ये डिपेंड करता है, यदि एग्जांपल बोलना है तो एग्जांपल दे सकते हैं, नहीं तो हम इसमें कंसेप्चुअल मॉडल दे सकते हैं, नहीं तो हम इसमें प्रॉब्लम्स बताएंगे कि क्या क्या इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो चलिए जानते हैं स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट। नाउ इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और उस एग्जांपल को आप स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट के साथ रिलेट करिएगा। तो देखिए, सोचिए कि दिवाली आ रही है और मुझे अपना घर रेनोवेट करना है। नाउ मेरे पास एक लिमिटेड बजट है, तो मैं अपने पूरे घर को रेनोवेट नहीं कर सकता, मैं अपने घर के कुछ एरियाज या कुछ पार्ट्स को ही रेनोवेट कर सकता हूँ। तो अब मैं इसके लिए कैसे कैसे मतलब मैं फर्दर कैसे प्रोसीड करूँगा? सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं ये बताऊँगा, ये बात बताऊँगा अपने घर वालों को कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा है रेनोवेट करने का कुछ एरियाज़ को, और मैं क्यों रेनोवेट कर रहा हूँ उसका भी रीज़न दूंगा। नाउ दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा? दूसरी चीज़ मैं करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा आर्किटेक्ट एक अच्छे आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर और सप्लायर्स से कांटेक्ट करूँगा और उनको हायर करूँगा। नाउ थर्ड मैं क्या करूँगा? थर्ड मैं
ऐसी जगह मतलब थर्ड, मैं अपने घर में ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ जहाँ मेरे को रेनोवेशन करना है, मतलब जहाँ जहाँ मुझे रेनोवेशन करना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब मान लीजिए किसी रूम का 2 साल पहले ही पेंट हुआ है, तो मैं उसे क्या करूँगा रेनोवेट करके? तो सिंस मैं पूरी जगह तो रेनोवेट कर नहीं सकता, तो मैं कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे घर के निकालूंगा या आइडेंटिफाई करूँगा जिनका जहाँ जहाँ मुझे रेनोवेशन करना है। नाउ अब मैं अपने आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ बैठकर ये डिसाइड करूँगा कि मुझे मतलब कौन सी जगह पहले काम चालू करना चाहिए, क्योंकि हमेशा कभी भी आप देखिएगा फेस वाइज ही काम होता है। ऐसा नहीं कि मुझे 4 रूम बनाने तो चारों एक साथ बन रहे हैं, पहले एक बनेगा फिर दूसरा बनेगा। तो पहले मैं ये आइडेंटिफाई करूँगा कि काम पहले कहाँ होना है। नाउ उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा कि मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक एक रूम और खड़ा करना है अपने घर के, एक मतलब मेरे को डबल स्टोरी बनाना है। तो अब वो मैं कैसे करूँगा कि अपन सिंस डबल स्टोरी बना रहे हैं तो एक के ऊपर एक खड़ा कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग में कुछ है। तो क्या होता है कि किसी भी मान लीजिए आप किसी रूम के घर में आप किसी रूम के ऊपर दूसरा रूम खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा उसे खड़ा कर दें। उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जो प्रेजेंट रूम की जो बीम होती है या प्रेजेंट रूम की जो वॉल की लोकेशन होती है, उस हिसाब से ऊपर वाले रूम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है। तो मैं प्रेजेंट रूम या मतलब प्रेजेंट चीज़ों को एनालाइज करूँगा, उस हिसाब से मैं अपने नई स्ट्रेटेजी बनाऊँगा। तो नेक्स्ट काम मेरा क्या होता है, नई स्ट्रेटेजी, नया मैप बनाना बेसिकली, अपने आर्किटेक्ट और अपने इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ बैठकर। नाउ आखिरी में क्या करूँगा, इन सबको उठा के इम्प्लीमेंट कर दूँगा। तो अब आइए इसको स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट के साथ रिलेट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है कि हम ऐसे ऐसे इन प्रोसेसेस को री इंजीनियर करने जा रहे हैं, और बताते हैं उसकी क्यों री इंजीनियर करने जा रहे हैं। नाउ सेकंड वो क्या करता है, वो लोगों के रोल डिफाइन कर देता है। उन उन लोगों की टीम बनाता है जिनको इस बीपीआर में शामिल होना है, मतलब जिनको इस बीपीआर में एक मेन रोल प्ले करना है। नाउ वो क्या करता है, अब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के उन प्रोसेसेस को छांटता है जिन पे बीपीआर अप्लाई करने का सबसे मतलब जो जिन पे यदि हम बीपीआर अप्लाई करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। तो प्रोसेस आइडेंटिफाई हो गई। नाउ अब क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग द करंट प्रोसेस। नाउ सॉरी, उसके पहले अपन प्रायोरिटाइज करेंगे उन प्रोसेसेस को, कि मतलब कौन सी प्रोसेस को पहले कौन सी प्रोसेस पे पहले बीपीआर इम्प्लीमेंट करना है, कौन से में बाद में। उसके बाद अब मान लीजिए मैंने एक प्रोसेस निकाली कि हाँ इस पे पहले करना है। अब उस प्रोसेस को अपन आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लैग्स ढूंढेंगे, तभी तो अपन उन लैग्स को ओवरकम कर पाएंगे। तो फिर उन उन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम एक नया मैप बनाएंगे, नया ब्लूप्रिंट बनाएंगे, नई प्रोसेस या नई डिज़ाइन का, जिस पे कि मतलब जो कि बेसिकली हम बीपीआर के लिए एक नया मैप बनाएंगे। नाउ आखिरी में क्या करेंगे, बीपीआर को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये दोस्तों स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट थे। नाउ अब बीपीआर के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बीपीआर आप हर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और इवन आपको बीपीआर तभी एक ऑर्गेनाइजेशन तभी बीपीआर इम्प्लीमेंट कर सकता है जब उसको वाकई में उसकी ज़रूरत हो। यदि उसने ज़रूरत ना रहते हुए यदि ज़बरदस्ती बीपीआर इम्प्लीमेंट किया, तो उसके रिजल्ट पूरी तरीके से नेगेटिव जाते हैं। तो मैं मान लीजिए मैं आप कोई मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, तो ये है चैलेंजेस फेस्ड। तो देखिए, रॉन्ग डायरेक्शन एंड इरेगुलरिटी इन इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, एक तो आपने गलत डायरेक्शन में सोचा, मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं थी बीपीआर इम्प्लीमेंट करने की। हो सकता है कि आपका काम जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस में माइन्यूट चेंजेस करके ही हो जाता। और दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन ही ढंग से नहीं किया। मान लीजिए मैंने अपने घर में मेरे घर में ही मैंने अच्छा आर्किटेक्ट नहीं हायर किया, तो वो इम्प्लीमेंट कैसे करेगा। या मैंने अच्छा सामान ही नहीं लिया, जो मैंने टाइल्स या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, मतलब सीमेंट जिस भी टाइप की चीज़ें, तो वही मैंने अच्छी क्वालिटी के नहीं लिए, तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे अच्छे से होगा। नाउ अनसूटेड टीम फॉर्मुलेशन, वही जो मैंने अभी बोला कि मैंने अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर या अच्छा आर्किटेक्ट ही हायर नहीं किया। तो यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छी टीम ही फॉर्म नहीं की बीपीआर इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कैसे फॉर्म होगा। तो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर होना चाहिए कि एक अच्छी टीम फॉर्मुलाइज करे। नाउ इन थर्ड चीज़, इनसफिशिएंट एंड इनकरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज को ही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया, तो बीपीआर को मतलब यदि आपने एक अच्छी टेक्नोलॉजी आप यदि नहीं ले पा रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। नाउ दो और कौन कौन से चैलेंजेस हैं, अनसाउंड एनालिसिस एंड लैक ऑफ सपोर्ट।
अनसाउंड एनालिसिस मतलब आपने पहले पूरी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज नहीं किया, ना करंट प्रोसेस को एनालाइज किया, या आपने गलत प्रोसेस को चूज़ कर लिया बीपीआर इंप्लीमेंट करने के लिए, तो रिजल्ट्स नेगेटिव मिलेंगे। लैक ऑफ सपोर्ट, मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया नया घर बनाने में, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने साथ नहीं दिया। नाउ इनएडुकेट नॉलेज, वही दोनों मतलब दोनों इंटर रिलेटेड है कि अनसाउंड एनालिसिस एंड इनएडुकेट, मेरे को प्रोसेसेस का नॉलेज ही नहीं था, तो मैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा, और आइडेंटिफाई नहीं करूँगा तो बीपीआर कैसे इंप्लीमेंट करूँगा। तो ये दोस्तों थे चैलेंजेस फेस। तो यदि एग्जाम में आता है तो ये 5 आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, 5 ही हैं, तो इतना लिखना तो बनता है। नाउ कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ बीपीआर, तो ये दोस्तों मैंने भी नेट से उठाया था, ये मॉडल नेट से कॉपी किया है, एंड आपको नेट पे मिल जाएगा, इसका लिंक भी दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, इसमें बीपीआर में इनपुट क्या क्या जाता है, टेक्निकल सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है, उस हिसाब से जो आउटपुट होता है, और उसमें कौन कौन से लोग उससे एसोसिएटेड रहते हैं। तो आप यदि इसको एक बार अच्छे से देखेंगे ही तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब अपन चलते हैं बीपीआर के एग्जाम्पल में, जो कि आपको जिसका कि आपको मतलब जिसको आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो हम एग्जांपल लेते हैं फोर्ड मोटर्स का। नाउ फोर्ड मोटर्स के साथ बिफोर बीपीआर क्या दिक्कत थी कि जो फोर्ड मोटर्स का जो अकाउंट सिस्टम था, उसमें क्या होता था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक परचेसिंग कमेटी ज़रूर होती है। तो वैसे ही फोर्ड मोटर्स में भी थी। तो फोर्ड मोटर्स में क्या होता था कि परचेसिंग कमेटी वेंडर को ऑर्डर देती थी, जो जो चीज़ें परचेज करनी है, वेंडर क्या करता था, गुड्स अप्लाई करता था, गुड्स के साथ एक रिसीविंग ऑर्डर देता था, जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट रिसीव करता था, एंड परचेजिंग कमेटी उसी समय एक परचेज ऑर्डर की कॉपी जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज देती थी। नाउ अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास अब क्या आ गया, एक तो रिसीविंग ऑर्डर आ गया, दूसरा कॉपी ऑफ द परचेज ऑर्डर। नाउ फिर वेंडर जो है सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इनवॉइस भेजता था, और उसके बाद जब सब डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आखिरी में जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो वेंडर को पेमेंट करता था। नाउ इसमें दिक्कतें क्या आती थी, दिक्कतें ये आती थी कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, परचेसिंग कमेटी के लोग इन्वॉल्व थे, अकाउंट्स के लोग इन्वॉल्व थे, वेंडर इन्वॉल्व था, तो हो सकता है सिंक्रोनाइजेशन ना हो, तो दिक्कत आएगी। अब मान लीजिए कि परचेसिंग कमेटी ने जो ऑर्डर इसे भेजा, परचेस ऑर्डर, कॉपी ऑफ द परचेस ऑर्डर, वो टाइमली यहाँ नहीं पहुँचा। अब इसने रिसीविंग ऑर्डर तो है, इसके पास इनवॉइस है, लेकिन परचेस ऑर्डर नहीं है, तो ये पेमेंट्स रिलीज ही नहीं कर सकता, तो उसमें पेमेंट में देरी होगी। तो इस टाइप की दिक्कतें आती थी। तो फोर्ड ने उसमें बीपीआर कैसे इंप्लीमेंट किया, फोर्ड ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बना दिया अकाउंट्स के लिए और परचेसिंग ऑर्डर के लिए। नाउ अब क्या होता था, परचेसिंग कमेटी वेंडर को सीधा ऑर्डर तो देती थी, लेकिन जो उसकी कॉपी थी वो डेटाबेस में आती थी। नाउ वेंडर जब सप्लाई करता था गुड्स, तो उसका जो रिसीविंग ऑर्डर था वो सीधा डेटाबेस में आता था, और इन डेटाबेस का एक्सेस था अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। तो सिंस अपन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स या सर्वर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो काम तो फास्ट हो गई। तो जैसे ही अकाउंट डिपार्टमेंट के पास, इसमें क्या होता था, इसमें अब इन्वॉइस की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें परचेसिंग ऑर्डर और रिसीविंग ऑर्डर से ही काम चल जाता था, और उसके बाद तुरंत जो है ये एक्सेस करता था अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और पेमेंट जो है हो जाता था। तो फोर्ड मोटर ने ऐसे बीपीआर इंप्लीमेंट किया, और उसको ट्रेमेंडस रिजल्ट्स भी मिले। तो दोस्तों ये था बीपीआर, एंड ये अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि आपको आप इसको यदि एक बार भी रीडिंग देंगे डॉक्यूमेंट से, तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बोला था कि 2-3 कुछ मेन पॉइंट्स हर जगह फिट होते हैं, वो यहाँ पे भी फिट होते हैं, इंक्रीज ऑप्टिमाइजेशन एंड लोअर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये इसी तरीके के एडवांटेजेस हैं। नाउ इसके डिसएडवांटेजेस है, जो कि अनकॉमन है थोड़े से। तो इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक तो आप इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरा इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, और तीसरा इट्स रिजल्ट्स आर लॉन्ग टर्म। बीपीआर के साथ दिक्कत ये है कि बीपीआर में आपको कभी भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसके रिजल्ट बहुत काफ़ी बाद में आगे जाके देखने को मिलते हैं। तो ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों ये था बीपीआर। नाउ अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है ओलैप। ओलैप क्या है, इसके पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर, ओलैप इज बेस्ड ऑन द मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। इट अलाउज मैनेजर्स एंड एनालिस्ट टू गेट एन इंसाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू फास्ट, कंसिस्टेंट एंड इंटरेक्टिव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। नाउ इसका नाम से क्या पता चल रहा है कि एनालिसिस से रिलेटेड है कुछ, और कुछ मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल भी बोल रहा है। इसका मतलब है बेसिकली ओलैप क्या है, ओलैप एक
ऐसा ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर है जो कि आपको एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है क्यूब के फॉर्म में, जिसमें कि बहुत सारे हेट्रोजीनियस डेटा आता है, मल्टी डायमेंशनल डेटा आता है, एंड उसका एनालिसिस होता है, फिर जिसकी रिपोर्ट्स आप अपने बिजनेस को बेटर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ कैसे, ओलैप में क्यूब के फॉर्म का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें अपन बहुत सा डिस्क्रीट मतलब हेट्रोजीनियस डेटा अपन रख सकते हैं, और मल्टी डायमेंशनल मतलब मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस आप यदि टेबल्स का यूज़ करेंगे तो आप 2D में ही काम करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, मल्टी डायमेंशनल डेटा आप बहुत और हेट्रोजीनियस डेटा अपन इसमें क्यूब में यूज़ कर सकते हैं। तो ओलैप में बेसिकली मैं आपको ये तो अपन खैर ओलैप के बारे में जान रहे हैं, लेकिन यदि एग्जाम में लिखने को आता है तो ओलैप से रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, इवन बुक्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया होता है, इसको सिर्फ बेसिक ही अपने को एग्जाम में लिखना होता है। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई, आप ये लिख सकते हैं। नाउ OLAP implements the multidimensional analysis of business information and support the capability for complex estimations, trend analysis and sophisticated data modeling। तो एग्जाम में याद करने के लिए हम सिर्फ इतना याद रखें कि ये एनालिसिस और डेटा मॉडल से रिलेटेड है, एंड ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नाउ ये काम कैसे करता है, इट प्री कैलकुलेट्स मोस्ट ऑफ द क्वेरीज दैट आर टिपिकली वेरी हार्ड टू एग्जीक्यूट ओवर टेबुलर डेटाबेसेस, नेमली एग्रीगेशन, जॉइनिंग एंड ग्रुपिंग। दीज क्वेरीज आर कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट इज यूजुअली कॉल्ड बिल्डिंग और प्रोसेसिंग ऑफ द OLAP क्यूब। दिस प्रोसेस हैपेंस ओवरनाइट एंड बाय द टाइम एंड यूजर्स गेट टू वर्क डेटा विल हैव बीन अपडेटेड। नाउ ये जो पॉइंट है बेसिकली इसके जो डेटा स्ट्रक्चर है क्यूब उससे रिलेटेड है। तो OLAP में कुछ 4 या 5 ऐसे ऑपरेशंस है जो कि मतलब जिसमें जो कि हम क्यूब पे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ये देखिए, ये ओलैप का ब्लॉक डायग्राम है जिसको कि एग्ज़ाम में आपको बनाना रहेगा। इसमें है कुछ नहीं, देखिए अलग अलग हेट्रोजीनियस डेटा सोर्सेज हैं, डेटा वेयर हाउस में आए, ओलैप क्यूब में उसको रिप्रेजेंट किया गया, और उससे उसमें क्वेरी के थ्रू उसे एक्सेस किया गया, और फिर वो एंड यूज़र के काम आया। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है, तो बेसिकली ये तो जो पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में लिखने लायक हैं, लेकिन यदि अपन इन सिंपल वर्ड्स जाने तो एनालिसिस के काम आता है, रिप्रेजेंटेशन के काम आता है। तो इसको याद रखते हुए आप पॉइंट्स खुद ब खुद बना ही सकते हैं एग्जाम में, बट देख लेते हैं। ओलैप इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, इंक्लूड्स प्लानिंग, बजटिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो सब बेसिकली प्लानिंग, आप यदि आपके पास यदि कोई डेटा रिप्रेजेंटेशन है तो आप उसको प्लान तो कर ही सकते हैं। बजटिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस आर टाइप ऑफ सिमिलर थिंग्स। Now, information and calculations are consistent in an OLAP cube. This is a crucial benefit. ठीक है, allows users to do slice and dice cube data all by various dimensions, measures and filters। ये इसका जो क्यूब स्लाइस एंड डाइस भी इसके एक ऑपरेशंस होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये हैं, लार्ज नंबर ऑफ डायमेंशंस नहीं हो सकते एक ही क्यूब में, सीधी सी बात है। कितने आपको यदि लेंथ ब्रेथ हाइट है, यदि अपन क्यूब को मैथमेटिकल टर्म में जाने तो और कितना डेटा आप ले आएंगे, मतलब किस और कितने डायमेंशंस आप ले आएंगे। नाउ एनी मॉडिफिकेशन इन एन OLAP क्यूब नीड्स अ फुल अपडेट ऑफ द क्यूब। दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा डेटा हम एक जगह पर ला रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यदि उसमें एक जगह भी थोड़ा भी अपडेशन हुआ तो पूरे क्यूब को अपडेट करना पड़ेगा, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है। तो OLAP यदि एग्जाम में आता भी है तो वो यूजुअली डेटा वेयर हाउसिंग या माइनिंग के साथ कोलैबोरेशन में आता है। तो इसका मतलब है कि यदि वो 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आपको 2 या 3 या 4 3 या 3.5 मार्क्स ही OLAP के लिए मिलेंगे। तो उसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हैं एक में, बाकी आप इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो आपके मार्क्स तो आप फिर आप ब्लॉक डायग्राम, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम बनाने से हमेशा अच्छा होता है कि अपना एक तो काम आसान होता है, टाइम भी बचता है, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख देंगे एक एक पॉइंट में। एडवांटेज के 2 पॉइंट, डिसएडवांटेज आप यदि 1 पॉइंट लिखेंगे तो भी बहुत है। नाउ अब क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। तो ये तो बहुत कैची टॉपिक्स हैं दोनों, एंड आज के समय बहुत यूज़ किए जाते हैं। डेटा रिलेटेड वर्ड आज के समय आईटी में बड़ा, मतलब डेटा अपने आप में ही बड़ा कैची वर्ड है। आज के समय सबसे ज़्यादा वर्ड्स इसी टाइप के, बिग डेटा, एंड अपन बात करते हैं डेटा में बहुत ज़्यादा जॉब है। तो चलिए जानते हैं खैर एग्ज़ाम के हिसाब से। तो यदि ये एग्ज़ाम में आता है तो ये दोनों एग्ज़ाम के हिसाब से तो बहुत, वैसे तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। और यूजुअली दोनों या तो बोलता है एक्सप्लेन डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, या इसको OLAP के साथ पूछता है।
तो डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है? वेयर हाउस मतलब जहाँ अपन चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ डेटा वेयर हाउस। नाउ डेटा वेयर हाउस क्या होता है? डेटा वेयर हाउसेज आर द सेंट्रल रेस्पोटरीज ऑफ द इंटीग्रेटेड डेटा फ्रॉम वन और मोर डिस्परेट सोर्सेज। नाउ डेटा वेयर हाउसेज में बहुत सारी जगह से डेटा आता है, वहाँ स्टोर होता है, वहाँ स्ट्रक्चर होता है, और इस डेटा हाउस का क्रिएशन और इस डेटा हाउस का मेंटेनेंस को ही डेटा वेयर हाउसिंग बोलते हैं। तो डेटा वेयर हाउसिंग में एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है, डेटा फ्लेज इनटू अ डेटा वेयर हाउस फ्रॉम वेरियस डेटाबेसेस। अ डेटा वेयर हाउस वर्क्स बाय ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू अ स्कीमा which describes the layout and type of the data. Query tools analyze the data tables using different queries. डेटा वेयर हाउस में डेटा आया, उसे ऑर्गेनाइज किया गया, ना उसके बाद उसे एक्सेस किया गया क्वेरी टूल्स के थ्रू। A data warehouse is designed to support management decision making by providing a platform of data cleaning, data integration and data consolidation. डेटा वेयर हाउस अपन क्यों यूज़ करेंगे, क्या एम रहेगा कि बहुत सारा डेटा आ रहा है, अब उन डेटा में बहुत सारा रिलेटेबल डेटा भी होगा या रिलेटेड डेटा भी होगा, उन डेटा को इंटीग्रेट करना, बहुत सारा जो डेटा कुछ काम का नहीं होगा उसको हटाना, और जो काम का डेटा होगा उसको अपने पास रखना। डेटा कंसोलिडेशन मतलब छोटी चीज़ों से, मतलब छोटी छोटी एंटिटी से बड़ी एंटिटी बनाना। तो बहुत सारे ऐसा डेटा होगा छोटा छोटा या रिलेटेबल, जिसको यदि हम इंटीग्रेट करें तो एक बहुत ही यूज़फुल डेटा काम आएगा। अब ये अभी आखिरी में डेटा क्या काम आएगा? डिसीजन मेकिंग के ही काम आएगा, टॉप मैनेजमेंट के लिए। तो डेटा वेयर हाउस का क्या काम है? डेटा वेयर हाउस का एक ये काम है, जैसा कि अभी अपन ने देखा कि यहाँ बहुत सारी जगह से, यदि से एक लाइन में मैं बोलूँ तो, कि बहुत सारी जगह से डेटा आता है, वो ऑर्गेनाइज होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको क्वेरी के थ्रू फिर एंड यूज़र या टॉप मैनेजमेंट एक्सेस करके डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करता है। नाउ कंपनीज लाइक ओरेकल एंड अमेजॉन रेडशिफ्ट गिव टूल्स फॉर इट। तो ये पॉइंट आप लिख देंगे तो बेहतर ही होगा, एक सॉर्ट ऑफ एग्जांपल के तौर पे काम आएगा ये पॉइंट। नाउ अब अपन चलते हैं डेटा माइनिंग में। डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग इज अ फर्दर स्टेप ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। अब आपके पास डेटा तो है, आप उस डेटा को करोगे क्या? डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पैटर्न्स एंड कोरिलेशंस विद इन लार्ज डेटा सेट्स टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा। तो अपने पास बहुत सारा डेटा है, अब स्ट्रक्चर्ड मैनर में भी है। अब हमारा काम है कि उसमें एक पैटर्न फाइंड करना, जिससे कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पैटर्न फाइंड करके क्या मिलेगा, वो जानेगा कि उस मतलब उस डेटा में क्या ऐसा रिलेटेबल है, क्या क्या ऐसा ट्रेंड है जिसका वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकता है। तो अब पहले अपन एक इसका एग्जांपल अपन एक बात करते हैं कि आपने यूजुअली देखा होगा कि जब भी आप किसी ई कॉमर्स साइट पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, भले कोई भी साइट हो, तो और फिर आप कोई दूसरे टैब में कोई दूसरी साइट सर्च करते हैं, तो आपको देखिएगा एडवर्टाइजमेंट में आपको तुरंत जो आपने प्रोडक्ट सर्च किया है वही प्रोडक्ट दिखाने लग जाता है या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाता है। तो यही है, ये डेटा माइनिंग का यूज़ करके ही होता है कि अपन ने जो सर्च की, अपनी सर्चिंग हिस्ट्री या अपना सर्चिंग पैटर्न गया उनके एल्गोरिदम में ई कॉमर्स साइट्स के, वो उसमें पैटर्न फाइंड करता है कि हाँ ये इस तरीके की चीज़ें सर्च कर रहा है। मान लीजिए मैंने ईयरफोन सर्च किए, तो वो देखता है, तो वो क्या करता है कि एडवर्टाइजमेंट्स में उन्हीं ईयरफोन्स के बारे में बताने लगता है या उससे रिलेटेड उनका एडवर्टाइजमेंट देने लगता है या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट देने लगता है। तो ये डेटा माइनिंग ही तो है। ये क्या कर रहा है? ये एक पैटर्न फाइंड कर रहा है, उस हिसाब से आपको सजेशन दे रहा है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ एन एग्जाम्पल एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग। तो एग्जाम में लिखने के कैसे काम आएगा, ये तो समझने वाली चीज़ हो गई। अब एग्जाम में हमें क्या लिखना है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड कोरिलेशंस। नाउ इसको 2-3 पॉइंट्स ये है, इट यूटिलाइजेज द ऑटोमेटेड डिस्कवरी ऑफ पैटर्न्स, इट प्रिडिक्ट्स द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, इट फोकसेज ऑन लार्ज डेटा सेट्स एंड डेटाबेसेस, इट क्रिएट्स एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन। एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन के जिसके ऊपर आप एक्शन ले सके, मतलब वो आपके काम आए, तो ये उसका बेसिक मतलब होता है। नाउ डेटा माइनिंग टूल्स अलाउ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिडिक्ट कस्टमर बिहेवियर, जिसका भी अपन ने बात करी कि कैसे ई कॉमर्स साइट इसका यूज़ करती हैं। नाउ इसको यदि अपन जाने, अब ये जो पॉइंट है आप इसको सीधे सीधे इसके एप्लीकेशंस में लिख सकते हैं, एडवांटेजेस में जिसमें भी आप चाहें, कि डेटा माइनिंग इज़ यूज्ड इन द मार्केट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन में तो ऑब्वियसली आप पैटर्न जब स्टडी करेंगे तभी तो आप उसे डिटेक्ट कर पाएंगे। नाउ कॉर्पोरेट एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये था डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग। एंड आज के इस वीडियो के प्रेजेंटेशन के जो आखिरी टॉपिक है उस पर चलते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईआरपी। नाउ
ये यूनिट 1 का सबसे आसान टॉपिक है। यदि ये आपको एग्ज़ाम में आता है तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए। 7 या 8 मार्क्स आराम से मिलेंगे इसमें, क्योंकि ये अपन की पूरी यूनिट ही ईआरपी पे बेस्ड है। तो ये इसमें आपके पास लिखने को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आप सीधे सीधे आप डॉक्यूमेंट से स्टडी कर सकते हैं, इसमें एक्सप्लेन करने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप हमेशा हर जगह फिट होते हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बिजनेस, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी। सो ये ईआरपी के ये कुछ मतलब ये आप ईआरपी में भी लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एंड जैसा कि मैंने कुछ बात कही जो कुछ पॉइंट्स के फिट होने की, वो भी आपको मैं आशा करता हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशंस। थैंक यू, and like, share and subscribe our channel if you like this video.